केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में आई भारी कमी और पूर्वोत्तर में 2014 के बाद शांति का दौर हुआ शुरू। तवांग मुद्दे पर सेना पर सवाल उठाने पर राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, डोकलाम की घटना के बाद चीनी अधिकारियों के साथ खड़े नजर आए राहुल गांधी। लोकसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक 2019 चर्चा के लिए करेंगे पेश। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा 2 संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक करेंगे पेश। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक चर्चा और पारित कराने के लिए करेंगी पेश। देश भर में आज से मनाया जाएगा सुशासन सप्ताह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रशासन गांव की ओर अभियान की नई दिल्ली में करेंगे शुरुआत। इस दौरान 3100 से अधिक नई सरकारी सेवाओं को किया जाएगा ऑनलाइन। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन किसी भी रक्षा चुनौती के लिए तैयार। कहा, यूक्रेन की सीमाओं की रक्षा करना प्राथमिकता। पश्चिमी देशों से प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराने की अपील। रूस के राष्ट्रपति पुतिन आज बेलारूस का कर सकते हैं दौरा। अर्जेंटीना ने 36 साल बाद फीफा विश्व कप जीत रचा इतिहास। अर्जेंटीना ने रोमांचक फाइनल में पेनल्टी शूट आउट से फ्रांस को दी शिकस्त। लियोनेल मेसी ने जीता टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार। वहीं सर्वाधिक गोल करने वाले फ्रांस के काइलियान एम्बापे को मिला गोल्डन बूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। उन्होंने कहा, आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार निर्णायक कानून लेकर आई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए दुनिया को एकजुट होने का संदेश दिया है। आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए निर्णायक नीतियां हम लाए हैं। और अगर मैं ये कहूं, एक के बाद दूसरा कानून लाकर भारत में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया को, नीतियों को बनाने में भारत सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। दुनिया भर के मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का लगातार आग्रह किया है। और वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तवांग मसले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में अपना उत्तर दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारी ही सेना पर प्रश्न उठा रही है। रक्षा मंत्री जी ने बड़े विस्तार में इस पर अपनी स्टेटमेंट दे दी है और इस पर कुछ और कहना उचित नहीं होगा। मैं इतना ही कहूंगा, कम से कम वो लोग तो प्रश्न ना उठाएं जो डोकलाम की घटना के समय किनके साथ पाए गए, क्या पीते पाए गए, किस देश के वो अधिकारी थे, किन देश के लोगों से उन्होंने फंडिंग ली। राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनी दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है? क्यों जुबान बंद हो गई? और जब हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब डोकलाम पे भी दिया और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक्स भी की, तब भी क्या राहुल गांधी जी और कुछ विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे? ये तो अपनी सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमारी सेना के लिए भी एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी थी। हमने अपनी सेना को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया है। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद कर नहीं थी। मोदी सरकार ने 2 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, स्नो बूट्स दे दिए, लेटेस्ट हथियार दे दिए, राफेल विमान दे दिए, लेटेस्ट हथियारों से लेकर फाइटर जेट्स तक दिए और मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में करके अब दुनिया पर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर भारत रक्षा के क्षेत्र में बनाने का काम किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। हमने अपनी सेना को मजबूत किया। और उधर संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे सप्ताह के पहले दिन यानी आज दोनों सदनों में कई अहम विधायी
विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं और लोकसभा में जहां जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 सूचीबद्ध है, वहीं अनुसूचित जनजाति संविधान संशोधन विधेयक के जरिए कर्नाटक और छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन संबंधी विधेयक सूचीबद्ध है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज विनियोग नंबर 4 और 5 बिल 2022 को राज्यसभा में विचार के लिए पेश करेंगी। विनियोग संख्या 5 विधेयक 2022 वित्तीय वर्ष 2022 से 23 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करता है। विनियोग संख्या 4 विधेयक 2022 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोग के प्राधिकरण के लिए प्रदान करना है। और वहीं आज से देश भर में शुरू हो रहे सुशासन सप्ताह में 3000 से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 दिवसीय प्रशासन गांव की ओर अभियान के उद्घाटन के दौरान देश भर के जिला कलेक्टरों द्वारा चिन्हित 3120 नई सेवाओं को ऑनलाइन सेवा प्रदायगी के लिए जोड़ेंगे। इस दौरान केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली और राज्य के पोर्टलों पर मिली शिकायतों का एक साथ निस्तारण किया जाएगा। जन शिकायतों के निवारण और सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए देशव्यापी अभियान देश के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। अभियान में 700 से अधिक जिला कलेक्टर भाग लेंगे और अधिकारी तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक समर्पित पोर्टल सुशासन सप्ताह 2022 पोर्टल www.pgportal.gov.in/ggw22 लॉन्च करेंगे, जिसमें जिला कलेक्टर सुशासन प्रक्रियाओं के साथ साथ होने वाली प्रगति के वीडियो अपलोड करेंगे। प्रधानमंत्री ने भारत के सभी जिलों और तहसीलों में सुशासन सप्ताह की सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और गुजरात विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक 2 दिवसीय सत्र के पहले दिन यानी आज शपथ लेंगे। विधानसभा भवन में वडोदरा की मांजलपुर सीट से लगातार 8 बार जीते विधायक योगेश पटेल प्रोटेम स्पीकर के रूप में 182 विधायकों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। जानकारी के अनुसार प्रोटेम स्पीकर योगेश पटेल दोपहर 12 बजे विधानसभा भवन में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, इसके बाद पूर्व अध्यक्ष रमन लाल वोरा और गणपत वसावा को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री और पूर्व के विधानसभा अध्यक्षों के शपथ लेने के बाद प्रोटेम स्पीकर पटेल प्रोटोकॉल के अनुसार कैबिनेट मंत्री, विपक्ष के नेता यदि नियुक्त हो तो राज्य मंत्री, महिला विधायकों के साथ अन्य सभी विधायकों को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह करीब 3.5 घंटे तक चलेगा। 2 दिवसीय सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को नए सदस्य विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव मंगलवार को होगा। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 156 सीट पर जीत हासिल की है। और महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से नागपुर में शुरू होगा। सरकार इस विधानसभा सत्र में लोकायुक्त बिल लेकर आएगी। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी। राज्य की कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोकपाल की तर्ज पर महाराष्ट्र में लोकायुक्त शुरू करने की अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम और कैबिनेट को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा और लोकायुक्त में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों सहित 5 लोगों की एक टीम होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में प्रदेश के पिछड़े इलाकों सहित मराठवाड़ा, विदर्भ के विभिन्न मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी। अन्ना हजारे जी ने ये मांग की थी कि जिस प्रकार से केंद्र में लोकपाल विधेयक हुआ है, वैसे ही राज्य में अधिकारिता प्राप्त करने वाला लोकायुक्त का कानून आना चाहिए। हमने माननीय अन्ना हजारे जी की ही कमेटी बनाई थी
उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए उसको पूरे तरीके से हमने स्वीकारा है और ये कानून तैयार किया है। और पहली बार इस कानून के तहत मुख्यमंत्री जी को भी हमने लाया हुआ है। इसके साथ साथ इससे पहले महाराष्ट्र के लोकायुक्त के कानून में जो एंटी करप्शन का लॉ है, वो लॉ उस कानून के तहत नहीं आता था। उस कानून के अधिकार लोकायुक्त को नहीं थे। अब वो सारे अधिकार ये लोकायुक्त को दिए गए हैं। मध्य प्रदेश का विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है, जो कि शुक्रवार 23 दिसंबर तक चलेगा। इस 5 दिवसीय सत्र में सदन की 5 बैठकें होंगी। वहीं सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में रविवार को विधानसभा भवन में सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र हेतु प्रस्तावित कार्यों को सुचारू रूप से निष्पादित किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह के अनुसार शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी होने की तारीख से अब तक विधानसभा सचिवालय में तारांकित प्रश्न 794 और तारांकित प्रश्न 712 कुल 1506 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई है, जबकि ध्यानाकर्षण की 211, स्थगन प्रस्ताव की 5, अशासकीय संकल्प की 16, शून्यकाल की 67 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। 4 विधेयक भी विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुए हैं। और झारखंड की बात करें तो झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के सभी विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में शीतकालीन सत्र में सरकार की रणनीति पर चर्चा की गई। नियोजन नीति को लेकर सरकार काफी गंभीर है। बैठक में विधानसभा में विपक्ष सवालों का कैसे जवाब दिया जाए, सरकार का पक्ष किस तरह से रखा जाए, इन सभी विषयों पर चर्चा की गई। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले महागठबंधन में कांग्रेस और राजद भी साझेदार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के सारे सवालों के जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है। उधर कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से बेलगावी में सुवर्ण विधान सौध में शुरू हो गया है। सत्र के दौरान भाजपा सरकार महत्वपूर्ण कानूनों को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है, जबकि विपक्ष भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। भाजपा सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% करने और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3% से बढ़ाकर 7% करने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ रही है। और वहीं सत्र शुरू होने से पहले सुवर्ण विधान सौध में वीर सावरकर की तस्वीर का अनावरण किया गया। वहीं विधानसभा हॉल में सावरकर का चित्र लगाने के खिलाफ विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने विधानसभा के बाहर धरना देकर विरोध प्रकट किया। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में आज साइक्लोथॉन में हिस्सा लिया। पृथ्वी बचाओ जीवन बचाओ थीम के साथ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंस ने इस साइक्लोथॉन का आयोजन किया। निर्माण भवन से शुरू हुई इस साइक्लोथॉन में स्वास्थ्य मंत्री ने कर्तव्य पथ होते हुए तुगलक रोड तक साइकिलिंग की। स्वस्थ जीवन जीने के लिए जागरूकता बढ़ाएं, आओ मिलकर हम साइकिल चलाएं। इसी मकसद से सोमवार को साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। पृथ्वी बचाओ जीवन बचाओ थीम के साथ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंस ने इस साइक्लोथॉन का आयोजन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने साइकिल चलाकर स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए साइकिलिंग को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। शारीरिक एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साइकिलिंग से एक्सरसाइज भी हो जाता है। साइकिलिंग में पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी है, क्योंकि वो पोल्यूशन नहीं करती है। तीसरा, सस्ता व्हीकल है। चौथा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। पांचवा, फ्यूल बचाता है। ये अनेक फायदा होने से देश में साइकिलिंग बढ़े
उसके लिए हम साइकिलिंग क्लब के माध्यम से वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। साइक्लोथॉन में 5 साल की आस्था शर्मा ने भी साइकिल चलाकर स्वस्थ रहने के लिए लोगों को जागरूक किया। हमें साइकिल चलानी चाहिए। क्या फायदा होता है उससे? स्ट्रांग बनते हैं। साइक्लोथॉन में हिस्सा लेने वाले छात्रों ने कहा कि मन को मस्त और तन को स्वस्थ रखने के साथ साथ साइकिलिंग पर्यावरण को भी शुद्ध रखता है। साइकिलिंग का पर्पज़ है गो ग्रीन इनिशिएटिव को आगे बढ़ावा देना। हम जो पोल्यूशन वगैरह जो भी हो, तेल से पोल्यूशन जो गाड़ी होती है पेट्रोल गाड़ी, तो उसको हम ऑफिस जाते टाइम साइकिल वगैरह यूज करें, कम दूरी में यूज करें, इससे पोल्यूशन पे कंट्रोल होगा। पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमको लगता है कि सभी को मतलब बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम सबको प्रमोट करना चाहिए साइकिलिंग को, जो कि आपका पोल्यूशन को भी कम करता है, हेल्थ के लिए भी आपका बेनिफिशियल है। पहले से करती आ रही हूँ साइकिलिंग तो, और बाकी बहुत फ़ायदे हैं सर इसके। इट्स द बेस्ट एंड चीप वे टू फॉर एक्सरसाइजिंग एंड फॉर हेल्थ बेनिफिट्स, और लाइक इट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन एज वेल। स्वस्थ रहने के लिए साइकिल चलाने में कोई शर्म नहीं है। पैदल चलिए और साइकिल चलाइए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को ग्रीन एमपी के नाम से भी जाना जाता है। स्वास्थ्य मंत्री साइकिल पर संसद भी जाते रहते हैं और साइकिलिंग के जरिए लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक करते हैं। साइकिलिंग करने से आपके हेल्थ का फायदा है और यही संदेश है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि असम के नागांव जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। जिले के भूमोरगुरी, ग्राजिंग रिजर्व, जमाई बस्ती, रामपुर, कदमोनी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निष्कासन अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमणकारियों ने करीब 1000 बीघा से अधिक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। अभियान के लिए बताद्राबा में 800 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। और वहीं दिल्ली एनसीआर में तापमान गिरने के साथ ही ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है। साथ ही कोहरे की चादर भी पैर पसारने लगी है। राजधानी के कई हिस्से गहरे कोहरे की चपेट में हैं। सुबह में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में धुंध और कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में कमी के साथ ही कोहरे का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि मौसम साफ होने के कारण सूरज निकल रहा है, जिससे दिन में ठंड कम हो जाती है, लेकिन सुबह और शाम सर्दी का एहसास बढ़ चुका है। तापमान में गिरावट के साथ ही दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर भी बढ़ रहा है। और वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर हवा का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। आज सुबह राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक का औसत स्तर 315 पार दर्ज किया गया। वहीं सुबह कोहरे के साथ हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा। कुछ दिनों से दिल्ली के AQI में सुधार के साथ हवा का स्तर सामान्य था, मगर तापमान गिरने के साथ 21 दिसंबर तक हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रहने का अनुमान है। इसके साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 6 दिन हवा की गुणवत्ता काफी हद तक खराब श्रेणी में रह सकती है। आज गोवा मुक्ति दिवस है। इसी दिन साल 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता मिली थी। भारतीय सेना ने इसी दिन गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उसके बाद भी महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गोवा के लोगों को 14 साल तक इंतजार करना पड़ा, जिसकी वजह थी गोवा पर पुर्तगालियों का शासन। पुर्तगालियों ने गोवा की भूमि पर अपने शासन को मजबूत करने की साजिश रची और इसके बाद गोवा के लोगों का संघर्ष शुरू हो गया। ये संघर्ष 14 सालों तक चलता रहा। आखिरकार 19 दिसंबर 1961 को गोवा को स्वतंत्रता मिली। पुर्तगालियों ने 450 वर्षों तक गोवा पर शासन किया। भारत की आज़ादी के 14 साल बाद भारतीय सैनिकों ने कार्रवाई की और महज 36 घंटे में गोवा को आज़ाद करा लिया, जिसके बाद 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया और इस तरह गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बन गया। इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और वहीं गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रदेश की जनता को
शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर मैं गोवा मुक्ति दिवस पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूं। सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिन्होंने गोवा को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया। हम अपने सशस्त्र बलों को उनकी वीरता के लिए सलाम करते हैं। और वहीं गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा, गोवा के लोगों को गोवा मुक्ति दिवस की बधाई। इस दिन हम उन सभी के साहस और महान योगदान को याद करते हैं जो गोवा को मुक्त कराने के आंदोलन का हिस्सा थे। हम उनके विचारों से प्रेरणा लेते हुए गोवा के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और आज 3 स्वतंत्रता सेनानियों रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां के शहादत दिवस है। काकोरी कांड को अंजाम देने के कारण आज ही के दिन यानी 19 दिसंबर 1927 को इन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। आज इन क्रांतिकारियों के शहादत दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह व अशफाक उल्लाह खां जैसे राष्ट्र नायकों की देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान हर भारतीय को प्रेरित करता है। देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले इन बलिदानियों का कृतज्ञ राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वे 3 दिनों तक हिमाचल सदन दिल्ली में क्वारंटीन रहेंगे। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज नई दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री में लक्षण नहीं है और एहतियात के तौर पर उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और उनके सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सीमा की रक्षा करना हमेशा से प्राथमिकता रही है और उनका देश रूस के साथ किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कल जारी किए गए वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ने कहा कि वे सभी संभावित रक्षा चुनौतियों के लिए तैयारी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का ये बयान तब आया जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज बेलारूस के दौरे पर जा रहे हैं। पुतिन बेलारूस से संभावित नए हमलों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अपने संबोधन में ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया करवाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी सेना पूर्वी यूक्रेन के बखूमत में अपना कब्जा कायम रखे हुए है, जहां काफी तेज लड़ाई चल रही है। उधर कनाडा के मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 में सदस्य देशों से 2030 तक अपनी भूमि और तटीय इलाकों का 30% संरक्षित करने का आह्वान किया गया है। इसके साथ ही अमीर देशों से अपनी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए सालाना $20 अरब खर्च करने को भी कहा गया। COP15 जैव विविधता शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए चीन ने उन प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए एक समझौते के उद्देश्य से लंबे समय से प्रतीक्षित मसौदा पेश किया, जिस पर जीवन निर्भर है। धनी देशों से 2025 तक विकासशील देशों को वित्तीय सहायता बढ़ाकर $20 बिलियन सालाना करने का आह्वान किया, जो 2030 तक बढ़कर $30 बिलियन प्रति वर्ष हो जाएगा। मसौदे में अंतर्देशीय जल और तटीय और समुद्री क्षेत्रों का प्रभावी ढंग से संरक्षण और प्रबंधन का जिक्र भी है। और वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि संसाधनों का सही और समुचित उपयोग समय की मांग है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 में उन्होंने कहा कि भारत जैव विविधता के संरक्षण के अपने लक्ष्यों को लेकर कार्य कर रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कल ट्रेड यूनियनों की हड़ताल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान हड़ताल से लाखों लोग परेशान हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने बेहतर वेतन और बेहतर काम की स्थिति की मांग को लेकर सर्दियों में हड़ताल की योजना बनाई है, जिसमें रेलवे कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी और सीमा सुरक्षा कर्मचारी शामिल हैं। सुनक ने कहा कि श्रमिकों को उचित समाधान की पेशकश की गई है और संगठनों पर वर्ग युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया है। सरकार ने बार बार चेतावनी दी है कि बड़े पैमाने पर वेतन वृद्धि की यूनियन मांगों को
मानने से ब्रिटेन महंगाई के जाल में फंस जाएगा, जिससे गरीबी बढ़ेगी, जिसे विपक्ष ने भी स्वीकार किया है कि यूनियनों की मांगे मानने योग्य नहीं है। सुनक ने यह भी कहा है कि क्रिसमस के मौके पर लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। हड़ताल के दौरान महत्वपूर्ण सेवाओं को जारी रखने के लिए सरकार ने 1200 सैनिकों की सेवा लेने की घोषणा की है। नेपाल में चुनाव में काफी दिनों के बाद भी सरकार नहीं बन पाई है। वहीं राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने रविवार को नेपाल के सभी राजनीतिक दलों से 7 दिनों के भीतर नई सरकार बनाने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति की ओर से सरकार बनाने के लिए 25 दिसंबर शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में किसी भी दल के पास सरकार बनाने के लिए आवश्यक 138 सीटें नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 76 खंड 2 में उसके अनुसार 2 या 2 से अधिक पार्टियों के समर्थन से बहुमत हासिल कर सरकार बनाई जा सकती है। अर्जेंटीना ने इतिहास रचते हुए फीफा विश्व कप का खिताब जीत लिया है। रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंचे खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराने में सफलता पाई। इसी के साथ अर्जेंटीना का 36 साल से चला आ रहा इंतजार समाप्त हो गया। अर्जेंटीना ने पिछली बार 1986 में खिताब जीता था। लियोनेल मेसी का ये पहला विश्व कप है और अर्जेंटीना 3 या ज्यादा खिताब जीतने वाली विश्व की चौथी टीम बन गई है। टूर्नामेंट में 8 गोल करने वाले एम्बापे को गोल्डन बूट और मेसी को गोल्डन बॉल दिया गया। कतर के दोहा में फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल मुकाबले में फ्रांस की हार से फुटबॉल प्रेमियों के दिल टूट गए। हारने का ये गम हिंसा में तब्दील हो गया। गुस्साए लोगों ने तमाम वाहनों को फूंक दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे जैसे हालात हैं। अर्जेंटीना के हाथों मिली करारी हार के बाद पेरिस में गुस्साए लोग सड़कों पर आ गए। अपनी हार को फ्रांस के लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे। हिंसक प्रशंसकों को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमें पैदा करने वाला कोई नवाब ना हो, पर हमारी परवरिश एक नवाब ने की।